हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन है क्या, हिंद चीन कहाँ स्थित है, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हिंद चीन है क्या। देखिए, हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है और हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चीन है, दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के अनुसार समझते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग मैप के अनुसार समझते हैं। ये रहा इंडो चाइना यानी कि हिंद चीन। इसमें देखिए अन्नाम है, कंबोडिया है, लाओस है, यही जो क्षेत्र है ना हिंद चीन है। देखिए उत्तर साइड में चाइना है, इधर देखिए पश्चिम साइड में थाईलैंड है, यही हिंद चीन है। और हिंद चीन के एक प्रमुख नेता भी थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। तो ये जो तस्वीर है आपको वहाँ के हिंद चीन के प्रमुख नेता हो ची मिन्ह का तस्वीर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हिंद चीन में कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव रहा, इसीलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर हिंदुस्तान और चीन दोनों की संस्कृति का मेल जोल प्रभाव रहा है। वियतनाम के तोकीन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा। 4वीं शताब्दी में भारतवंशीय राजा कंबुज राज्य की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर है, वो शंकर जी का मंदिर है। अब हम लोग देखते हैं हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया। अब पुर्तगाली के बाद हिंद चीन में डच, इंग्लैंड और फ्रांस आए। और देखिए, पश्चिमी लोग जितना भी थे क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे व्यापार करते थे। जैसे अंग्रेज भारत आए और क्या किए, कुछ दिन के बाद वो अपना उपनिवेश यानी कि वो गुलाम बना लेते थे। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलन कहे जाते थे। अब देखिए, हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किया गया कार्य। देखिए, फ्रांस ने हिंद चीन के नगरों, बंदरगाहों, किसानों और मजदूरों, संसाधन आदि का भरपूर शोषण किया था। फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी के समुचित प्रबंध भी किया और दलदल भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, यानी चावल बेचने वाला देश। फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अब फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, यानी लोग पढ़ लिख करके अपने अधिकारों के बारे में जागृत न होने लगे। इसीलिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था और हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। अब देखिए, हिंद चीन के रबड़ बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था पर काम करवाया जाता था, यानी कि ठेकेदारी व्यवस्था पर। अब देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था, जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता था। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। अब देखिए, 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया और 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा। अब फलतः दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई, यानी मित्र कोई समझौता हो गया।
फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 ईस्वी में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया और 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपना संरक्षण में ले लिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन था, यानी कि फ्रांस का गुलाम बन गया था। अब देखिए हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। फ्रांस को उपनिवेश से कच्चा माल की आपूर्ति होती थी और वह उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। पिछले समाज को सभ्य बनाने और विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था, यानी कि जो यूरोपीय देश थे ना, सो सब जो एशियन कंट्री था या एशियन देश थे उनको समझते थे ना कि सब असभ्य है, इनको असभ्य से सभ्य बनाने का दायित्व मेरा है। जबकि वास्तविकता तो ये था कि वो लोग जब एशियाई कंट्री में आए, अब यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ के देशों को उपनिवेश बनाया, तो यहाँ की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, पूरी तरह से नष्ट करने का कोशिश उन्होंने किया। क्योंकि आज भी एशियाई कंट्री में जितना ज़्यादा तरक्की या पौराणिक विचारधारा के अनुसार विकास था, जिस तरीका का देखिए, अब आप समझिए कि अंकोर वाट मंदिर जो कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर है, वहाँ का जो बनाने का तरीका था, इंजीनियरिंग था, वो आज भी पश्चिमी देशों के पास उस समय तक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि हम आप लोगों को सभ्य बनाएंगे, और वहाँ का जितना भी संस्कृति था सबको नष्ट कर दिया। जैसे कि भारत में किया था, भारत की भी संस्कृति को बहुत तरीक़ा से कुचला गया और भारत में एक चीज़ थोप दिया गया, मेकाले का शिक्षा व्यवस्था, जिसके कारण यहाँ का जो भी बच्चा खुदा था उसको भी नष्ट कर दिया इन लोगों ने। अब आज भी वही शिक्षा व्यवस्था है, मेकाले शिक्षा पद्धति कि आप BA कर लीजिए, MA कर लीजिए, सरकारी नौकरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप किसी काम का नहीं, क्योंकि आपका हाथ में तो कोई हुनर है नहीं। अब देखिए हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। 1903 में फान बाओचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की, जिसका नेता कौन थे? तो क्वांग थे। फान बाओचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की। देखिए फान चू चिंत्र राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया था। अब देखिए वियतनाम के छात्रों ने वियतनाम कुआन फू होई या वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का स्थापना किया था। 1914 में वियतनाम के देश भक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया और 1917 में न्यूगन आई कोक नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस के साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1925 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनाम कांग सान देंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। अब वियतनामी स्वतंत्रता यानी वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। अब फ्रांस को हारने के बाद जर्मनी फ्रांस के उपनिवेश हिंद चीन पर कब्जा कर लिया और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम के साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग यानी वियतनाम मिन्ह की स्थापना कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया, यानी कि छापामार युद्ध के जरिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का कोशिश किया, यानी कि जो दुश्मन सेना थे उनको मारते थे और फिर वो जंगलों में छिप जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया,
जिसके बाद क्या हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए अमेरिका ने जापान पर कब कब परमाणु बम गिराया, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। इसका लाभ उठाते हुए हो ची मिन्ह ने लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्नाम के शासक बौदाई वाना, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया था। किसने, तो बौदाई ने। इस तरह 1945 में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। देखिए फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश होंगे। ये नीति बनाया था किसने, तो फ्रांस ने बनाया था। और हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा जिसको फ्रांस की सरकार चलाएगी। और हिंद चीन के संरक्षित राज्य एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। इस तरीका का फ्रांस ने नीति बनाया था। अब हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। अब हनोई समझौता देखते हैं। 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना और साथ यह माना कि यह राज्य हिंद चीन के संघ में रहेगा और हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांस ने कोचिन चीन में एक अलग सरकार स्थापित किया, जिसके कारण हनोई समझौता टूट गया और फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। और 1949 में हो ची मिन्ह ने चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर पूर्णतः साम्यवादी बन गया था। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1950 में चीन की स्थिति जटिल हो गई क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार थी। तो देखिए अब क्या हुआ कि उत्तरी वियतनाम में था जो चीन समर्थित था, अभी दक्षिणी वियतनाम क्या था, फ्रांस समर्थित था, जिसके कारण क्या था ना कि दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठता था, झगड़ा होते रहता था। दोनों सरकारों का सिद्धांत भी अलग अलग था। 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जनेवा सम्मेलन कहा गया। जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। देखिए हनोई नदी से उत्तर के क्षेत्र को क्या कहते थे, उत्तरी वियतनाम, जो कि साम्यवादी था। और देखिए हनोई नदी से जो दक्षिण का वियतनाम था, दक्षिणी वियतनाम कहलाता था और ये अमेरिकी समर्थित सरकार को दे दिया गया था। और ये कैसा सरकार था, तो ये पूंजीवादी था। अब होता होवा होवा आंदोलन। तो होवा होवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि 1939 में शुरू हुआ, जिसका एक नेता हुइनी फू था। अब देखिए वियतनाम का एकीकरण। अब देखिए 1954 में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार था। जिनेवा समझौता में कहा गया कि 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा। 1963 में सेना ने विद्रोह कर लियो दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना की थी। और 1960 में वियतकांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया। राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब किया गया, तो 1960 में। इसका नाम क्या था, तो वियतकांग था। और जनता की एकीकरण के मांगों को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया था। ये 1961 में दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अमेरिका ने 1961 में शांति को खतरा के नाम से श्वेत पत्र जारी करते ही हो ची मिन्ह को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1962 में अमेरिका ने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए भेजा और
और उसके बाद क्या होता है कि वियतनाम के युद्ध में अमेरिका भी कूद जाता है धीरे धीरे। उसके बाद अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम पर खतरनाक हथियारों, टैंकों और बमवर्षक विमानों और रासायनिक हथियारों और नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया। दक्षिण वियतनाम ने डटकर अमेरिका का सामना किया और 1968 में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर धावा बोल दिया। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई लेकिन असफल हो गया था। ये 7 जून 1969 को वियतनामी ने दक्षिण वियतनाम के मुक्त क्षेत्र पर वियतकांग के सरकार को गठन की घोषणा की और दक्षिण वियतनाम में माई ली गांव की घटना के कारण अमेरिकी सेना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री घोषणाएं की थी। देखिए क्या, हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहें, यानी कि जहां पर वहीं रहें। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी यूएनओ करेगा, यूनाइटेड नेशन। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। अब देखिए, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा और हिंद चीन इस 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी और वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा। अब युद्ध विराम में अमेरिकी शर्त। अब देखिए, दक्षिण वियतनाम की स्वतंत्रता, अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा। दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा और बमबारी जारी रहेगा। 23 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब देखिए, समझौता में मुख्य बातें क्या क्या थी उसको हम देखते हैं। युद्ध की समाप्ति के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सैनिक वापस हो जाएगा, ये घोषणा पहला था। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण मार्ग खोजेंगे और अमेरिका वियतनाम को एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। अब देखिए, अमेरिका वियतनाम युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। देखिए, अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के $9,855 खर्च हुए और अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए। अमेरिकी शाखा को गहरा आघात पहुंचा। अमेरिकी शाखा को, यानी कि अमेरिका पर यह प्रभाव पड़ा कि अमेरिका एक छोटा सा देश से हार गया। रासायनिक हथियार, नापाम एवं एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि अग्नि बमों में गैसोलीन की तरह मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो कि त्वचा पर चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। ये बहुत घातक पदार्थ था। इसमें ऐसा होता था ना कि जैसे कि किसी पर गिराया तो गिर गया, गिरने के बाद वो प्लास्टिक की तरह चिपक करके जलते रहता था। अब देखिए, एजेंट ऑरेंज, यह एक जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और वह पेड़ मर जाता था। जंगल को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया। अब देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग। देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग में लाओस कंबोडिया की सीमा के क्षेत्र से गुजरता था और दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग से वियतनाम अपनी सेना को रसद पहुंचाता था और अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करने की और इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल हो गया। क्या होता था ना कि इस पर जब भी वो क्षतिग्रस्त करता था तो वहाँ के लोकल लोग इसको फिर से दोबारा रिपेयर कर देते थे। अब देखिए, माई ली गांव की घटना। माई ली गांव दक्षिण वियतनाम का एक गांव था
जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक माना जाता था। अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिसने इस घटना का उजागर किया था, यानी सबको बताया था। लाओस गृह युद्ध। देखिए 1954 में जिनेवा समझौता के बाद लाओस को राज्य स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और लाओस के अपदस्य राजघराने के 3 सौतेले भाई ने राजनीतिक पकड़ के लिए अपना अलग रास्ता अपना लिया। पहले राजकुमार सुबर्णफुमा तटस्थवादी था और दूसरा राजकुमार सुफनबोंग साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था और तीसरा राजकुमार फूमी नौसबान दक्षिण पंथ के अनुसरण करने वाला था। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सुबर्णफुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। पाटेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाटेट ने इस सरकार की जगह मिल गया। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया था। दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच तीसरे भाई फुमा नौसवान को निर्वासित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना ली और पाटेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाटेट को एक सरकार में जगह मिल गया। अब देखिए अमेरिकी समझौता के कारण दोनों भाइयों में समझौता फिर टूट गया अमेरिकी षड्यंत्र के कारण। अब पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया और दोनों भाई की लड़ाई के बीच तीसरे भाई क्या किया, नौसवान ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना लिया और 3 माह बाद फिर तख्ता पलटकर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को भगा दिया। 1961 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमार ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे कंबोडियाई संकट के बारे में। 1954 में जिनेवा समझौता के बाद कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना और कंबोडिया के संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर नरोत्तम सिंहनुक को शासक बनाया गया और अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था। इसी कारण नरोत्तम सिंहनुक पर चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उस्काकर कंबोडिया को तंग करवाता था, जैसे आज भी पाकिस्तान को उस्काकर के भारत को तंग करवाता है अमेरिका। अब देखिए 1963 में सिंहनुक ने अमेरिका से किसी भी तरह के मदद लेने से इनकार कर दिया और 1965 में अमेरिका ने कंबोडिया के गांव पर आक्रमण कर दिया तो सिंहनुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ लिया। अब देखिए 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की वर्षा हवाई जहाज़ से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ में भूमि पर रबड़ का फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया और 18 मार्च 1967 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिंहनुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। नरोत्तम सिंहनुक के बाद अमेरिका के समर्थन से लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी। पुनः 1970 में नरोत्तम सिंहनुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अमेरिकी फ़ौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई थी। फिर नरोत्तम सिंहनुक और अमेरिका की फ़ौज के बीच युद्ध होने लगा और 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया था। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु सिंहनुक एवं लोन नोल के सेना में संघर्ष चलता रहा। 1975 में नरोत्तम सिंहनुक की लाल खुमेरी सेना ने लोन नोल को भगा दिया। 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया और नरोत्तम सिंहनुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बन गए थे। 1978 में नरोत्तम सिंहनुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया और कंबोडिया का नाम बदल करके कंपूचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिंहनुक के बाद ख्यू सम्फान और पोल पोट ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। 1979 में हैंग समरीन ने ख्यू सम्फान एवं पोल पोट ने पराजित कर दिया।
अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंद चीन में क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो देखिए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? तो कोलोन। नरोत्तम सिंह कहाँ का शासक था? तो ये कंबोडिया का शासक था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फॉन बोईचाओ ने। देखिए मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। अब हिंद चीन क्षेत्र का अंतिम युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हुआ था तो क्या था? क्रांतिकारी था। हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था तो फ्रांसीसी नागरिक को। कंबोडिया की राजधानी तो नेम पेनाह थी। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन देखिए बार बार दिया 2022 में। अब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? 2019 में। और 2023 में क्वेश्चन पूछा है तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम में था। निम्न में से क्या पोट्टाडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई की। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु। कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी विचारक था। हिंद चीन किससे अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1887 में। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। हिंद चीन कहिए चाहे इंग्लिश में इंडो चाइना कहिए। वियतनाम में स्कार्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। स्कार्स रिवोल्ट कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में। अब देखिए आगे, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा के लिए। वियतनाम की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्ह ने। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? पथ प्रदर्शक। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। अब देखिए वियतनाम के जनता का सबसे महान नेता कौन थे? तो हो ची मिन्ह। उनके नाम पर एक सड़क भी है जिसको वियतनाम युद्ध में अमेरिका बहुत बार ध्वस्त किया, लेकिन वहाँ की जो जनता थी उसको बार बार मरम्मत करके और सैनिक की आवाजाही के लिए तैयार कर देती थी। वियत मिन्ह क्या वियतनामी संग्राम लिंग की स्थापना की थी? तो हो ची मिन्ह ने की थी। माई ली गांव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो अमेरिका। क्योंकि वहीं क्या अमेरिका क्या कहता था ना कि वहाँ के औरतों और बच्चियों को बलात्कार किया था, वहाँ के आदमियों को जान मार दिया था। उसके बाद क्या था ना कि कुछ दिन के बाद उसमें आग लगा करके सबकी हत्या कर दिया था। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच करके लाश के बीच से निकला था और वह पूरा दुनिया को इसका अमेरिका का एक कारनामा घिनौना हरकत को बताया था। इतना चंडाल देश है अमेरिका। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ओनगुएन आई ने। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूमेन आई कवोक था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में। अब देखिए बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो दक्षिण वियतनाम का। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1945 को। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। हाओ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुनाई फू सो। अब देखिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम को, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो निक्सन के, आर निक्सन। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। क्योंकि वहाँ के लोग सोचते थे ना, अमेरिका सैनिक सोचता था कि दक्षिणी वियतनाम का गांव है, लेकिन ये समर्थक है उत्तरी वियतनाम का। इसी के चलते अमेरिका इस तरह का घटना किया था इसके साथ। अब देखिए 25 दिसंबर 1955 को लाओस में किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो सुवन फुमा के नेतृत्व में। देखिए कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया। पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया था? वियतनामी युद्ध को, क्योंकि इसका प्रसारण टीवी पर होने लगा था उस समय।
वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रासेल ने। देखिए इसमें दिया वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में, तो 9th क्लास में पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में। शुरुआत हुआ था 1939 में। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? अब देखिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरफ की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था, जो चाहे वो करवा सकते थे। बाओ दाई कौन था? तो 1945 ईस्वी में बाओ दाई अन्नाम का शासक बना, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उनके टिकना कठिन था। अतः बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 को पद छोड़ दिया था। अब देखिए हिंद चीन का क्या अर्थ क्या है? 2023 में हिंद चीन दक्षिण और पूर्वी एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब प्रायद्वीप क्षेत्र था, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र थे। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अब आगे क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, या हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ आंदोलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना, और हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि 1939 में शुरू हुआ। हुआ आंदोलन के नेता हुइना फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे और जिसने आत्महत्या तक में शामिल था। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। अब देखिए 1862 में फ्रांस ने चीन को अपना अधीन कर लिया, और 1863 में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया, और 1884 को फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया, और 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपना संरक्षण में ले लिया। अब इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस की अधीनता में आ गया। रासायनिक हथियारों से नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। 2015 और 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए नापाम के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो त्वचा के साथ चिपक जाता है और जलता रहता है। अब इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। जैसे क्या है ना कि कोई जैसे प्लास्टिक ऐसे आदमी के शरीर में सट के जलता, उस तरीके से ये जलता था। अब देखिए एजेंट ऑरेंज, यह एक जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां झुला जाती थी और पेड़ मर जाता था, और जंगल को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा था। अमेरिका इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था, और कारण यह था कि वियतनाम जहाँ पर युद्ध हो रहा था बहुत जंगली क्षेत्र था, जिसके कारण क्या होता था ना कि वियतनाम के जो सैनिक थे क्या करते थे कि छापामार युद्ध करते थे। अमेरिकी सैनिक पर अचानक हमला बोलते थे और जाकर के जंगलों में छिप जाते थे। तो अमेरिका को लगता था ना कि अगर जंगल को ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर वियतनाम को हराना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था। अब देखिए हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हो ची मिन्ह एक वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया, और 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया, और 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में उत्तरी वियतनाम में सरकार बनी थी। अब देखिए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं, या फिर हो ची मिन्ह का क्या उपयोगिता थी? हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी? तो देखिए हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम से चलकर लाओस कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता था और दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग से वियतनामी सैनिकों को रसद पहुंचाया जाता था। और देखिए अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, क्योंकि जब अमेरिका इसको क्षतिग्रस्त करता था तो जो वियतनाम के जो नागरिक थे ना, अपनी सेना की सहायता के लिए इसे बार बार मरम्मत करके इसे फिर आने जाने के लिए उपयुक्त बना दिया करते थे। अब हिंद चीन में अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। 2018 में एक सवाल दिया गया। तो अमेरिका शुरुआत में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन हिंद चीन में साम्यवादियों को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। नरोत्तम सिंह अमेरिका का राजनीतिक संबंध तोड़कर चीन के रूस से मदद ले रहा था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव बढ़े, इसलिए अमेरिका हिंद चीन में घुसा।
अमेरिका अक्सर चाहता है कि जितना भी देश है उसके बातों को माने, जो उसका बात को नहीं मानता उसको बर्बाद करने का कोशिश करता है। जैसे 1971 में भारत के साथ भारत का खेमा क्या रूस की तरफ झुकाव था भारत का, और अमेरिका चाहता था ना कि भारत मेरे तरफ झुके। अमेरिका की तरफ भारत नहीं झुका तो भारत और पाकिस्तान युद्ध में 7वां बेड़ा लेकर चला आया था अमेरिका, लेकिन रूस के डर से अमेरिका वापस पीछे लौट गया था। इसलिए आज भी चाहिए, कहिए रूस को बड़ा भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, जो है सो भारत का सबसे अच्छा रूसी ही है। और बाकी तो सब क्या है कि राजनीति है, राजनीति का डोर बहुत पतला होता है, कब टूट जाए, कब किससे दोस्ती हो जाए, कब किससे टूट जाए कोई नहीं जानता है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये 2011, 2012, 2013, 2015, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हिंद चीन के में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना, यानी कि ब्रिटिश कंपनियों के कंपटीशन का सामना करना था। अब देखिए फ्रांस को उपनिवेश का कच्चा माल की आपूर्ति होती थी और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध हो गया था। पिछले समाज को सभ्य बनाना और विकसित यूरोपीय राज्यों को स्वघोषित दायित्व था। अब देखिए माई ली गाँव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए ये घटना जो थी ना से दुनिया की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक थी। और ये बताता है कि अमेरिका का घिनौना चेहरा कितना घटिया चेहरा है। दुनिया के सामने तो कहता है कि सबके लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर कितना घटिया गाँव है, इसका सैनिक भी कितना घटिया से देखिए आप। माई ली गाँव दक्षिणी वियतनाम का गाँव था, जहाँ के लोग वियतकांग समर्थक मान करके अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार दिया, पूरे गांव में आग लगा दी और लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को उजागर किया। अब इस घटना के कारण अमेरिका सेना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगा था। और इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की। देखिए राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्रीय योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ देता है। अब देखिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्रीय योजना घोषित की। पहला, हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे, यानी कि जहाँ वहीं पर रहें। अब देखिए युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। लेकिन हिंद चीन में ने इस क्या किया ना, हिंद चीन ने क्या किया था कि इस 5 सूत्रीय योजना को अस्वीकार कर दिया और निक्सन ने पुनः 8 सूत्रीय योजना रखी, जिससे क्या किया कि वियतनामियों ने खारिज कर दिया और अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा। फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब इस तरीका के उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 1975 में एकीकरण हो गया। अब देखिए फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें, यानी कि उसने शोषण तो किया हिंद चीन में, लेकिन उसने क्या क्या अच्छा कार्य किया उसके बारे में आपको लिखना है। हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी के लिए समुचित प्रबंध किया और उत्पादकता बढ़ गई और दलदल भूमि और जंगलों आदि को कृषि क्षेत्र में बढ़ाया, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। अब देखो हिंद चीन वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। 2022 में हिंद चीन राष्ट्रीयता का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। 1930 में फाई बो चाउ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापित किया, जिसके नेता क्या थे, कुआंग थे। और देखिए फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। अब देखिए 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। राष्ट्रवादी नेता फान चुतिन राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतंत्रीय स्वरूप में गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया और जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चुतिन के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुआन फुई होई नामक संगठन की स्थापना की। तो ठीक है बच्चों,
आज का ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 4। तो देखिए, वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन जानते हैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।